सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे। और हमारा एक चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के लिए एक्चुअली मिले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस पढ़ा। एक में चार्ज इन्फानाइट से एक पॉइंट तक आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को एक अननोन पॉइंट, जो कि आप कह सकते हो इन्फानाइट पॉइंट से एक पॉइंट तक लेके आते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, फिर डायपोल के लिए बात आई, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए हम लोगों ने बात की। और आज जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है, सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि अगर हमारे पास एक डायपोल हुआ तो उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आया, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल से एक जनरल पॉइंट भी रहता है। मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है विच इज़ प्लस क्यू, और यहाँ पे भी एक चार्ज है विच इज़, क्योंकि डायपोल के लिए बात कर रहे हैं, तो विच इज़ माइनस क्यू। अब एट एनी पॉइंट का मतलब है कि हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, ये पी पॉइंट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं ना ही वो इसकी एक्सियल लाइन पे है और ना ही वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है ना। सेंटर से वो इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे बैठा हुआ है। मतलब कि डिस्टेंस तो सेंटर से वही है जो पहले था, आर डिस्टेंस की दूरी पे ये बैठा हुआ है। ठीक है जी, समझ में आता है। अब सेंटर से अगर ये आर डिस्टेंस की दूरी पे बैठा हुआ है तो ये वाला जो पॉइंट है इससे वो हो जाएगा R1 डिस्टेंस पे, और ये जो पॉइंट है वो इससे हो जाएगा R2 डिस्टेंस पे। ठीक है जी। और डायपोल की जो लेंथ रहती है वो हमारी 2a ही रहती है। अब ये जो R है, जिसको आप R वेक्टर कह लो या पोजीशन वेक्टर कह लो, वो हमारे जो डायपोल है उसके साथ थीटा एंगल बना के बैठा हुआ है। हमारे डायपोल के साथ उसने कितना एंगल जनरेट किया हुआ है, थीटा। उसके लाइन के साथ कितना एंगल जनरेट किया हुआ है, थीटा। अब इस केस में जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो, जिसको हम लोग V से शो कर देते हैं, एट एनी पॉइंट, जब आप इसके लिए काम कर लेते हो एट एनी पॉइंट, तो आपको एक ऑब्वियसली बात है, डेरिवेशन है, पहले इसका पोटेंशियल निकालते हैं फिर इसका पोटेंशियल निकालते हैं। शॉर्ट में करा देता हूँ, चलो आपको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट में ही काम कर ले, लेकिन कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल प्लस क्यू वाले के लिए बात करें तो प्लस क्यू वाले का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाय R1, क्योंकि वो R1 डिस्टेंस पे है। ऐसे माइनस क्यू वाले का कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में R2, लेकिन माइनस का। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो के क्यू अपॉन में R1 प्लस माइनस के क्यू अपॉन में R2 आ जाएगा। यहाँ से के क्यू जो है वो कॉमन आ गया, तो 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा। अब इधर से के क्यू, यहाँ पे R1 R2 और R2 माइनस R1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो दोनों, अगर ये तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के लिए हो गए, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअली एक शॉर्ट डायपोल के लिए बात कर रहे हैं। शॉर्ट डायपोल के लिए अगर बात करें, अगर डायपोल हमारा शॉर्ट हुआ तो ये जो 2a है ये बहुत पास हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है P वो बहुत दूर हो जाएगा। हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये हमारे पास Q1 Q2 हो जाएगा, और ये P एक्चुअली इससे भी दूर हो जाएगा, है ना। उस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो R1 डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो R2 डिस्टेंस है, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे, है ना। और ये लाइनें पैरेलल भी हो जाएंगी, जिस वजह से हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर हमारा डायपोल शॉर्ट है, छोटा है, फॉर शॉर्ट डायपोल हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में R2 माइनस R1 की अगर बात करें तो R2 माइनस R1 के लिए मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ परपेंडिकुलर, तो अगर ये 2a है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया तीनों लाइनें लगभग पैरेलल है, क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत पास है और P वाला पॉइंट बहुत दूर है। तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2a कॉस थीटा। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो बेस क्या हो जाता है, 2a कॉस थीटा। लेकिन ये R2 माइनस R1 है, लेकिन ये तो R1 माइनस R2 होगा, क्योंकि R1 तो ये पूरा डिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 2a कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे R1 R2 लगभग R के बराबर ही हैं, तो R² आ जाएगा। अब आपको पता ही है Q इंटू में 2a P होता है, तो माइनस के P कॉस थीटा
अपॉन में आर स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो आया है इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आए ना आए शॉर्ट में कराई, बिकॉज एग्जाम के लिए इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो सही आया कि नहीं आया, वो कैसे चेक करें। तो आंसर हमने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले ही डिराइव कर लिया है। अब हम एट जनरल पॉइंट पे कर रहे हैं, तो क्या हम इससे जब एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे तो क्या ये आंसर मैच करेगा? आओ देखते हैं। तो अगेन हमारे पास जो पोटेंशियल है उसके हमारे पास यहाँ पे दो केस बना देते हैं। पहला, अगर हम एक्सियल पॉइंट पे हैं, देखो अगर हम लोग एक्सियल पॉइंट पे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, दिमाग लगा के बताओ। अगर हम लोग एक्सियल पॉइंट पे हैं तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि एक्सियल पॉइंट मतलब कि ये लाइन, तो ये जो पी पॉइंट वाली लाइन है ये ऐसे आ जाएगी और इस केस में जो थीटा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और अगर cos 0 हो गया तो cos 0 1 होता है, तो इसके केस में जो हमारे पास पोटेंशियल है वो माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा पहले भी आया हुआ है विद डेरिवेशन। और अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री, है ना। क्यों? ये जो पॉइंट है वो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल है वो माइनस के पी कॉस 90 कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब हमने जब डेरिवेशन की थी तो भी हमारा एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला माइनस के पी बाई आर स्क्वायर आया था और इक्वेटोरियल पे 0 आया था। अब ये जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास डिराइव करके आया है इससे अगर हम लोग चेक करें तो हमारा जो पोटेंशियल है वो मैच कर रहा है। तो आप कह सकते हैं भाई वर्षा चल रही हैं चीज़ें, इससे भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या ये जो फॉर्मूला आया इससे हम ये चेक भी कर सकते हैं कि वो फॉर्मूले हमारे सही आए थे कि नहीं। और फिर से बात है एग्जाम में अगर एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन होती तो आप ये नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जो कराई थी। बट ये भी एक तरीका है कि आप एट जनरल पॉइंट निकाल लो, उसके बाद एक्सियल के लिए थीटा 0 रख दो, इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90 रख दो, तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है जी। बट अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी सीबीएसई आप जो पहले डेरिवेशन की थी उसी पे रहना, ठीक है जी। ओके ठीक, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब अच्छी बात यह है कि जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो बहुत सारे चार्जेस का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें बस उनमें एल्जेब्रिक सम करना होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे मैं बहुत सारे चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज है। ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ये हमारे पास Q2 चार्ज है, ये हमारे पास Q3 चार्ज है, ये हमारे पास Q4 चार्ज है, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी जो Q1 वाला चार्ज है वो इससे R1 दूरी पे है, ये R2 दूरी पे है, ये R3 पे है और ये R4 पे, ऐसे करके सारे चार्जेस यहाँ पे बैठे हुए। अब अगर इस हिसाब से बात करें तो जो पोटेंशियल फर्स्ट वाले चार्ज की हो जाएगी वो हो जाएगी के Q1 बाय R1, सेकेंड वाले की हो जाएगी के Q2 बाय R2, थर्ड वाले की हो जाएगी के Q3 बाय R3। ऐसे ही n वाला जो चार्ज होगा उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी बताओ, के QN अपॉन में RN, है ना, के QN अपॉन में RN। अब अगर मैं नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबको ऐड कर देना होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी में सीधा चीज़ों को ऐड किया जा सकता है विदाउट द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। अब ये आ गया हमारे पास के Q1 बाय R1, के Q2 बाय R2, बहुत सिंपल सी बात है ना। और ऐसे अगर मैं यहाँ से सबसे के कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा Q1 बाय R1, Q2 बाय R2, Q3 बाय R3, ऐसे ऐसे करके बोलो। और इसको आपको पता है समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो के समेशन QI अपॉन RI, वेयर I की वैल्यू 1 से लेके I की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, n तक जा सकती है। तो ये हमारे पास
कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मेलिटी सा टॉपिक है, क्योंकि अगर मान लो मुझे टॉपिक नहीं भी कराते और मान लो मुझे 2 चार्ज दे देते हैं और बोलते हैं इनके बीच का पोटेंशियल निकालो, मतलब इनका पोटेंशियल निकालो एट पॉइंट पी, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे यही तो किया हमने, पहले का पोटेंशियल निकाला, दूसरे का पोटेंशियल निकाला और ऐड कर दिया। बस फर्क ये है कि यहाँ पे डायपोल नहीं है, कोई भी एक चार्ज हो सकते हैं और इनका जो डिस्टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, बस सबको आपको ऐड करना। लेकिन यही में इसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाए या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दिया जाए तो काम कितना मुश्किल होगा। क्यों? ये वाला जो है वो इसको अलग डायरेक्शन में धक्का मारेगा, ये वाला जो है वो इसको अलग डायरेक्शन में धक्का मारेगा, ये वाला जो है वो उसको अलग, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखा होगा और सबके लिए अलग अलग एंगल बनेगा। अब अगर सबके लिए अलग अलग एंगल बनेगा तो सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पहले 2 वेक्टर को सॉल्व किया, फिर जो उनका रिजल्टेंट आया तीसरे के साथ सॉल्व किया, फिर जो उनका रिजल्टेंट आया चौथे का सॉल्व किया, तो अल्टीमेटली काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा और अगर एक लेवल पे बात करें तो इम्पॉसिबल सा भी हो जाएगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटीज है, वहाँ पे आप 4 चार्जेस के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए चलो काम कर लोगे, लेकिन मान लो वहाँ पे 100-200 चार्जेस आ जाएं तो मतलब अगेन इम्पॉसिबल वर्ड तो गलत है, लेकिन आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा आप सोचो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कितने भी चार्ज आ जाएं सबका पोटेंशियल बस ऐड ही करना, आपको कोई डायरेक्शन का काम नहीं है। ठीक है, इसका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और अगेन यहाँ पे हॉलो शेल की बात हो रही है। ठीक है जी, अब एक हॉलो शेल है, एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगेन यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब डेरिवेशन कर है ही नहीं, सीधा कंसेप्ट है। 3 केस आएंगे हमारे पास, उनको समझेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आउटसाइड। यहाँ से काफी सवाल बनते हैं, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, आप खुद समझेंगे, काफी सारे सवाल यहाँ से आपको बनेंगे। ये हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस हमें स्मॉल r दे रखा है और इसके ऊपर कुछ जो है वो चार्ज पॉजिटिव का बैठा हुआ है। ठीक है जी, अब मुझे इस पॉइंट पे जो कि P पॉइंट है, जो कि इससे कैपिटल R डिस्टेंस पे है, मुझे उसके लिए क्या निकालनी है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैं आउटसाइड निकालना चाहूँगा, फॉर्मूला हो जाएगा K, इस पूरे पे कुछ चार्ज होगा लेट्स से Q, और इसका जो डिस्टेंस है वो है R, है ना, तो KQ/R इज द पोटेंशियल। कोई डेरिवेशन नहीं है और देखा जाए तो कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, बस फॉर्मूला लगा दिया हमने KQ/R का। बस ध्यान रखिएगा जो R है वो कहाँ का डिस्टेंस आएगा, चार्ज के सेंटर से किस पॉइंट पे आप ये काम करना चाह रहे हो। ठीक है, अब यही काम अगर मैं करूं ऑन द स्फेयर के, यानी कि मैं इसके सरफेस पे आ गया, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में मैं इसके सरफेस पे ही आ गया हूं, यानी ऑन द स्फेयर ही आ गया हूं, तो क्या हुआ, तो ऑन द सरफेस पे हो जाएगा KQ अपॉन में जो R था पहले सेंटर से बाहर का डिस्टेंस, अब वो R हो जाएगा इसका रेडियस। क्या दिक्कत है भाई, इसको चाहे फर्स्ट मान लो चाहे सेकंड मान लो। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल आया KQ/R, क्योंकि मैं कैपिटल R दूरी पे हूँ, और ये पोटेंशियल आ गया KQ/r, क्योंकि मैं अब उसके ऑन द सरफेस आ गया हूँ, और ऑन द सरफेस पे पोटेंशियल KQ बाय कितना डिस्टेंस हुआ सेंटर से, आंसर है उसका रेडियस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इनसाइड, यानी कि थर्ड पार्ट जो कि है इनसाइड द हॉलो स्फीयर। अब ज्यादातर बच्चे इनसाइड द हॉलो स्फीयर में जो आंसर देंगे वो देते हैं 0। मतलब ऑफलाइन में तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहा होता है, हाँ पहले पढ़ रखा है तो अलग ही बात है यार, लेकिन जब ये टॉपिक पहली बार के बच्चा पढ़ रहा होता है, खासकर फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद, तो वो हमेशा से आंसर देता है 0, क्योंकि उसने ऐसा याद किया होता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर, है ना। अब अगर हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, पहली बात तो ये इसका रेडियस है, और हम यहाँ पे कहीं पे इस P पॉइंट पे बैठे हुए, और ये थर्ड पॉइंट है इनसाइड, हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं A है, और आपको साफ दिख ही रहा है कि A जो है वो R से कम है, कम ही होगा क्योंकि हम इनसाइड आना है। बट इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है,
लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड वो तो जीरो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इनसाइड जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहले तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से आपको एक पॉइंट तक लेके आना है। अब जरा मैथ समझिएगा, थोड़ी बहुत फिर समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ ये कोई पॉइंट है इनफाइनाइट और आप उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए चार्ज को, तो आपको 100 जूल करना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ लाने पे आपको 200 जूल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और ये आने वाला जो चार्ज है विच इज टेस्ट चार्ज उसको धक्का मार रहा है, तो आपको वर्क करना होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, फिर हम उसको इसके सरफेस तक लाए तो आपको वर्क करना पड़ा 300 जूल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा था। तो इनफाइनाइट से सरफेस तक आने पे वर्क डन बढ़ा और 300 जूल हो गया। ठीक है, अब आप इनफाइनाइट से अगर इनसाइड चले जाओगे, अगर आप इनफाइनाइट से इनसाइड द स्फीयर चले जाओगे तो क्या होगा? तो आंसर है जैसे ही आप इनसाइड द स्फीयर जाओगे देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप इनसाइड जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल नहीं करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, यानी आपको कोई और इलेक्ट्रिक वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपने इलेक्ट्रिक वर्क जीरो किया, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल रहे हो, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज कहाँ से आता है? इनफाइनाइट से आता है। अब एक चार्ज को इनफाइनाइट से ऑन द स्फीयर तक लाने पे आपको जो वर्क करना पड़ा वही इनफाइनाइट से इनसाइड भी होगा, क्योंकि ऑन द स्फीयर तक आते आते तो वर्क डन करना पड़ता है, बट इनसाइड क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो कोई वर्क नहीं होता, जिसकी वजह से जितना ऑन द स्फीयर तक किया उतना किया, इनसाइड कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं हुआ। तो क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला कंसेप्ट सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी hollow conductor so there is no work, there is no extra work basically done moving charge from कहां से कहां? on टू इनसाइड। यानी अगर आप ऑन द स्फीयर हो तो अंदर आने वक्त कोई और एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इनसाइड है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन होगी, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज है। चार्ज भी सेम हो गया और वर्क डन कोई एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ रहा था, वो भी सेम हो गया। तो बेसिकली जो वर्क डन ऑन था वही वर्क डन इनसाइड भी हो जाएगा, या वही पोटेंशियल भी इनसाइड हो जाएगा, विच इज के क्यू बाय क्या लिया था? छोटा लिया था, बड़ा लिया था छोटा आर, के क्यू बाय छोटा आर। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर मैं आपको इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए दूं कि यार इसका ग्राफ बना के दिखाओ, क्योंकि याद होगा हमने एक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ग्राफ बनाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, यानी कि 2 क्लास पहले। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस बना रहे हैं फ्रॉम सेंटर, यहाँ आ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और यहाँ पे आ रहा है अगर पोटेंशियल, तो सबसे पहले जब आप इनसाइड हो तो आंसर रह रहा है के क्यू बाय आर मतलब स्मॉल वाला, है ना, ये रह रहा है के क्यू बाय स्मॉल आर। जब तक आप इनसाइड हो रह रहा है के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आप आ गए हो, जो आर है मतलब कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो गया, है ना, उसके शेल के रेडियस के बराबर हो गए। लेकिन जैसे अब आप आगे जाओगे तो आप देख सकते हो, जैसे ही आप ऑन तक आओगे तो पोटेंशियल रहेगा के क्यू बाय आर। जैसे ही आप ऑन के बाहर चले जाओगे धीरे धीरे क्या बढ़ता चला जाएगा,
आर बढ़ता चला जाएगा, कैपिटल आर बढ़ता चला जाएगा। कैपिटल आर बढ़ता गया मतलब कि डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल जो है वो कम होती चली जाएगी। धीरे धीरे आर बढ़ता चला जाएगा तो पोटेंशियल जो है वो कम होती चली जाएगी। डन है? तो इस तरीके से बेसिकली हम काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, पक्का। ये ग्राफ, तो वहां वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में क्या फर्क है? वो वाला ग्राफ यहां से जाके ऊपर गया था, ये वाला ग्राफ यहां से नीचे आया है कांस्टेंट से। डन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और ये रिलेशन जो है वो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, इस चैप्टर में तो आगे काम आएगा ही, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काफ़ी काम आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है जी। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनामिक्स तक आपकी हेल्प करेगा। थर्ड चैप्टर में भी हेल्प करेगा, फोर्थ में भी हेल्प करेगा, फिफ्थ में तो खैर नहीं करेगा, सिक्स सेवन्थ में फिर से आपकी हेल्प करेगा। तो काफ़ी जगह पे ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करने वाला है। एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम एक चार्ज ले रहे हैं Q, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो B पॉइंट है वो इन्फानाइट पे है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहाँ बात करेंगे मेनली, और चार्ज को हम B पॉइंट से A पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, Q0 चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इसका छोटा सा हम लोग डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, लेकिन आपको पता है फोर्स तो लग रही होगी इधर, बिकॉज ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। तो बेसिक बात तो आप जानते हो कि हम ये 4 बार कर चुके हैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। थीटा इज 180 बिकॉज इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट और इधर हो रहा है फोर्स। ठीक है, मतलब इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, उधर लग रहा है फोर्स। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि कॉस 180 माइनस होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, है ना। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज लिख सकता हूँ, और ये माइनस का, यहाँ पास छोटा सा वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, लेकिन जो वर्क डन होता है उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है। क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? छोटा सा पोटेंशियल इंटू में चार्ज। छोटा सा पोटेंशियल क्यों भाई? छोटा सा पोटेंशियल इसलिए क्योंकि आप अगर dx लाए हो तो छोटा सा वर्क डन हुआ होगा, तो उसकी वजह से छोटा सा एक पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा। जब भी आप अगेंस्ट द पोटेंशियल काम करते हो तो हमको पता है वो वर्क को स्टोर कर लेता है। तो अगर आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है तो उसको छोटा सा स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के रिस्पेक्ट से बात करें तो ये दोनों को कंपेयर कर दें तो माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वी क्यू नॉट के। माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा डी वी क्यू नॉट के। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट जो है वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट अगर कैंसिल हो गया तो इस हिसाब से माइनस ई डी एक्स डी वी आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लूँ तो माइनस डी वी बाय डी एक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लूँ तो माइनस डी वी बाय डी एक्स आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या दिखा रहा है? ये फॉर्मूला क्या समझा रहा है? बहुत सारी बातें ये फॉर्मूला कर रहा है, बहुत कुछ आपको बताना चाह रहा है, जिसमें से कुछ बातें आप अभी समझोगे, लेकिन कुछ बातें अभी आप समझोगे ही नहीं। ये आप तब समझोगे जब इसकी ज़रूरत आ जाएगी, है ना। मैं हमेशा से कहता आया हूँ बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी जो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके इस्तेमाल हमें समझ में बाद में आता है, क्योंकि हम उनको इस्तेमाल उस वक्त नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं हमेशा से 11th क्लास को बोलता हूँ, जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब जब वो चैप्टर हमारा शुरू होता है तो हम डायमेंशंस पढ़ते हैं, ML_T-2, ML2T-2, ऐसे से अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो वो फॉर्मूले देख के हमेशा से हमें लगता है कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, इक्वेशंस चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं है, फॉर्मूले डिराइव करते हैं, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अब ट्रिग्नोमेट्री को ही ले लो। 10th क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, साइन थीटा कॉस थीटा, आपको लगा था क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर शायद 10th क्लास में ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो नाम का एक चैप्टर आ गया था, या शायद 11th में आया था, मेरे को याद नहीं, 10th में ही आया था, जहाँ पे आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस पढ़ना
सीखा भी था कि यार कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, डिप्रेशन होता है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, वो लाइट हाउस कितना लाइट फेंकेगा, ऐसे ऐसे करके। फिर आप अब जब आप 12th तक पहुंच चुके हो, आपने फिजिक्स में इतनी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली है कि अब आपको, जैसे यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ, अब आप आज यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे आप लाइफ में सीख रहे हो ना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी होगा कि अभी आपको ये फॉर्मूला ऐसा नॉर्मल सा लगेगा, बट एक्चुअली में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, अभी एग्जाम बहुत दूर है, हम एग्जाम के दिनों में बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं, वो बात की बात है। अभी हम एग्जाम, अगर मैं कुछ भी अभी इन दिनों में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अब सबसे पहले बात, ये फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv/dx। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv/dx का मतलब क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv/dx का मतलब है कि ये पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, यानी dv/dx का मतलब पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। इसका मतलब पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट यहाँ से निकालते हैं एक नई। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या हुआ करती थी, न्यूटन पर कूलम। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट हुआ करती थी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज था, टेस्ट चार्ज था। लेकिन अब हमारे पास SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई है, माइनस dv/dx का मतलब है वोल्ट पर मीटर। dv के लिए हो गया वोल्ट, लेंथ के लिए हो गया पर मीटर, तो आ गया dv/dx से वोल्ट पर मीटर। अभी एग्जाम में यही वाला सवाल बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। अब वहाँ पे न्यूटन पर कूलम बच्चा ढूंढता है, बट न्यूटन पर कूलम नहीं लिखा होता, क्योंकि बच्चे ने अक्सर एक ही SI यूनिट याद की भी होती है, विच इज न्यूटन पर कूलम, बट इसकी तो और SI यूनिट्स भी हैं जैसे कि वोल्ट पर मीटर, तो ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंडली, हमारी फिजिक्स में हम जिस भी किसी चीज़ को लेंथ से डिवाइड करते हैं उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको और बेहतर समझेंगे, 3rd चैप्टर में एक टॉपिक आएगा पोटेंशियोमीटर, उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम का टॉपिक आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो मैं माइनस dv/dx को माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x भी लिख सकता हूँ, या माइनस सीधा v/x भी लिख सकता हूँ, बिकॉज आप सब जानते हैं कि चेंज और क्वांटिटी में ज़्यादा कोई फर्क होता नहीं है। चेंज इन टाइम का मतलब टाइम ही होता है, चेंज इन लेंथ का मतलब लेंथ ही होता है, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ही होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो काइंड ऑफ वो बात एक ही है। लेकिन इस हिसाब से हमारे पास आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर भी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन भी दे दी जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है सिवाय किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड बाय लेंथ, है ना। अब यहाँ माइनस फॉर्मूला क्या कह रहा है, माइनस फॉर्मूला कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, है ना। उसमें जो चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब पोटेंशियल कम होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाओगे एक चार्ज को लेके पॉजिटिव को, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। आप चाहे प्लीज़ कहीं पे लाइन लिख लीजिए, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तो काफ़ी ज़्यादा काम आएगी कि यहाँ पे माइनस साइन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा। हेयर माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग, here minus sign is representing that if we go in the direction of electric field, then potential will decrease for a positive charge, and if we go against the electric field, potential will increase for a positive charge। बात हो रही है for a positive charge, यहाँ पे बात हो रही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको दोबारा बताया, 2-4 बातें आप सीखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की नई यूनिट सीखे, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में जाना, और एक पॉइंट दिया बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जाना। लेकिन आप और बातें जानोगे उसके बारे में, इसके ऊपर 2-4 एनसीईआरटी के सवाल हैं इससे कनेक्टेड, तो और बातें जानोगे। लेकिन अभी फिलहाल आगे बात करते हैं, और वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? तो ऐसे कोई भी सरफेस बेटा जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह पे सेम रहता है, मतलब एक ऐसा सरफेस, आप इसके नाम को तोड़ो ना, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल में एक वर्ड है इक्वल, यहां से आया, और एक वर्ड है आप कह सकते हो पोटेंशियल। तो ऐसा कोई भी सरफेस जहां पे घूमते वक्त हर जगह जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, हर जगह जो पोटेंशियल रहेगा वो इक्वल रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ऐसा कोई भी सरफेस जहां पे घूमते वक्त हर जगह पोटेंशियल सेम रहे, उसे कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इसको समझे कैसे आप? बहुत सिंपल से समझते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q। अभी जो Q चार्ज है, इसके लिए अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं लेट से R पॉइंट पे, इधर भी निकालता हूं R डिस्टेंस पे, इधर भी निकालता हूं R डिस्टेंस पे, और इधर भी निकालता हूं R डिस्टेंस पे, तो KQ बाय R के हिसाब से इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो मुझे एक स्फीयर मिलेगा। ये एक चार्ज है Q, इसके लिए यहाँ पे KQ बाय R, यहाँ पे हर जगह पे मुझे जो पोटेंशियल मिलेगा वो KQ बाय R मिलेगा, बिकॉज हर पॉइंट में R डिस्टेंस पे ले रहा हूँ और चार्ज Q है ही, तो KQ बाय R के हिसाब से पोटेंशियल हो गया सेम। अब वो जो पूरा का पूरा स्फीयर बनेगा एक पॉइंट चार्ज के लिए, सबके लिए अलग अलग शेप बनती है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज के लिए जो पूरा का पूरा स्फीयर बनेगा वो उसके लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाया जाएगा। तो कि ऐसा सरफेस जहाँ पे घूमते वक्त हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? पहली बात तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सबके लिए अलग अलग शेप का बनेगा। अगर आज समय ने साथ दिया तो हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना। चलो एक के लिए और समझ लेते हैं। मान लो ये हमारे पास शीट है। अब एक शीट के लिए आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पे क्या रहती है, सेम। तो यहाँ पे सेम है। तो इसके लिए ये शीट जैसे ही क्या बन जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर है, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी मतलब आगे जाएंगे तो कम होगा, लेकिन इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। मतलब आपको याद हो, मैंने लाइन लिखवाई है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कम होता रहता है, लेकिन इस पॉइंट पे तो सेम होगा ना। तो यहाँ जो शीट बनेगी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो शीट बनेगी वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कहलाई जाएगी। डन है? बोलो। तो ये बेसिकली खेल रहता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगेन यहाँ से भी एक सवाल जो है वो अक्सर एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए वो हम देखेंगे। लेकिन पहला पॉइंट जो है वो है कि कोई वर्क नहीं करना पड़ता एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घूमते वक्त एक टेस्ट चार्ज को। यानी अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घूम रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रोटेट कर रहे हो, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? याद करेंगे। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ का भी 10 वोल्ट होगा, 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 यहाँ का भी 10 वोल्ट होगा। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसका हर जगह पोटेंशियल सेम है। ठीक है। अब आप एक चार्ज है आपके पास Q नाम का, और Q नाम के चार्ज को यहाँ से आप यहाँ ले गए। एक Q नाम का चार्ज है और आप उस Q नाम के चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाते हो। अगर आप एक Q नाम के चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क मतलब वर्क ही नहीं करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, और वर्क तब करना होता है, याद करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर जाते हो। जैसे मैंने आपको बताया था पानी
को टैंकी में भरना, इसके लिए मेहनत लगती है, लेकिन टैंकी से पानी नीचे अपने आप आ जाता है। और पानी सेम लेवल पे, सेम पोटेंशियल पे, तो वैसे ही कोई वर्क ग्रेविटी। यार आप मुझे बताओ, एक 9th क्लास में सवाल था कि आपने एक बुक को एक टेबल पे इधर से इधर खिसका दिया, तो बताओ कितना वर्क किया, ग्रेविटेशनल वर्क पूछ रहे हैं। आंसर है 0। मस्कुलर, वैसे बायोलॉजिकल काफ़ी वर्क किया होगा, एटीपी वेटीपी खर्च हुए होंगे आपके। एटीपी वेटीपी वेटीपी क्या होता है? एटीपी खर्च हुए होंगे आपके, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं आपने एक चेयर को एक कमरे में आप घुमाए जा रहे हो, लेकिन वो जमीन पे ही है, तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी तो कोई काम ही नहीं कर रहे ना, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं कर रहे हो। ऐसे ही आप भले एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घुमा रहे हो, भले ही आप मस्कुलर वर्क कर रहे होगे, भले ही आप कोई भी और वर्क कर रहे होगे, लेकिन आप इलेक्ट्रिक वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क तब होता है जब आप लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हो। तो देयर इज नो वर्क डन, बिकॉज आपका जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब चार्ज कुछ भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही होगा। पोटेंशियल तो है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल तो 10 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना? अगर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही है ना। वेरी गुड, तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, which is 0 because there is no potential। डन है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, वो तो है ही, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकती, और अगर ऐसा है तो इन्हें हमेशा परपेंडिकुलर रहना होगा। आप अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखें, जहां आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं एक चार्ज से। तो वहाँ समझाया था कि अगर वो थीटा एंगल पर निकली तो उसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट उसकी बॉडी पे आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा होगा, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेंगी। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना एक दूसरे के पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। जैसे कि पहली बात तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला -dV/dx है। तो जितना dx जो है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस है, वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ये अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और अगर ऐसे ही ये कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब इसको समझने के लिए एक रफ आइडिया ले, तो मान लो हमारे पास पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज के पास वाले एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहती है, और दूर वाले एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहती है। जानते हो? अरे जानते क्यों नहीं होगे? जानते ही होगे, KQ/R² फॉर्मूला होता है। अब जितना दूर जाओगे चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो मान लो इसका मुझे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। अभी बताया था एक चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होंगे, तो मान लो मुझे इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना, तो ये स्फेरिकल आ गया। फिर इसका अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो मैंने वो यहाँ बनाया। फिर अगला वाला मैं थोड़ा सा और दूर बनाऊंगा, फिर अगला वाला मैं थोड़ा सा और दूर बनाऊंगा। ऐसे करते करते जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो इससे और दूर, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है, तो इनके बीच का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, वो वीक पड़ता चला जाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ती चली जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस वीक नहीं पड़ेगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। और अगर ऐसे उल्टा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है, तो इक्विपोटेंशियल पास आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने क्या करा था, एक शीट ली थी और मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह बराबर है, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है। अब एक ना क्वेश्चन आता था एग्जाम में कि भाई अगर आपने एक एरिया में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाई हैं, लेकिन वो इस प्रकार बनाई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है, मान लो ऐसा है, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको रफली दे रहा हूँ, तो क्या होगा उस केस में? जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे अगर वो बढ़ रही है तो धीरे धीरे एक दूसरे के पास जो है वो आते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के और पास आते चले जाएंगे। एंड देन ऑब्वियस सी बात है, आखिरी पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी
कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई, सोचो, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहा है कि जो मेरा वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट, ये कह रहा है मेरा भी 100, मतलब ऑब्वियसली बात, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया तो सबका कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। डन। अब एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल हर पॉइंट पे 120 वोल्ट है। अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली बात है, अलग एक ही चार्ज के है ना, अलग अलग हैं तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। यहाँ का भी 120 हो गया, यहाँ का भी 120 हो गया, यहाँ का भी 120 हो गया। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, मान लो 1 सेकेंड को, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे पोटेंशियल 100 होगा या 120 होगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां का जो पोटेंशियल होगा देखा जाए तो ना फिर 100 हो पाएगा ना 120, तो फिर मतलब ये गलत हो गया ना। एक ही पॉइंट पे तो अलग, ये वाला कहेगा भैया 100 करो, ये वाला कहेगा 120 करो, तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो पढ़ा। एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो लास्ट क्लास में काम कर चुके थे। आज एट एनी पॉइंट काम किया, फिर बात किया पॉइंट चार्जेस के बहुत सारे सिस्टम के लिए क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आज एक स्फेरिकल शेल के लिए बात की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक डिराइव किया। ठीक है जी। तो अगली क्लास में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे और इससे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम एक और टॉपिक शुरू करेंगे कैपेसिटेंस, जो कि अगेन 2 लेक्चर तो एटलीस्ट चलेगा ही। तो आप कह सकते हैं कि अगला तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 या मैक्स टू मैक्स 6 लेक्चर्स में हम ये वाला चैप्टर जो है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। किसी भी चैप्टर में कम से कम 6 लेक्चर तो लगेंगे ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 1 लेक्चर में हो जाता है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, 3 लेक्चर में हो जाता है। अब जैसे रे ऑप्टिक्स है, उसमें 7-8 लेक्चर लग सकते हैं, तो कुछ बड़े भी हैं लेकिन कुछ छोटे भी हैं। मतलब ऑन एन एवरेज लगा के चले, एक चैप्टर विल टेक 6 लेक्चर्स एटलीस्ट। ठीक है जी। चलिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज आपको ढंग से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर अगले क्लास में आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे, याद नहीं करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने याद नहीं किया था, समझ के बनाया था, ऐसे यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।